नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्रराज एजुकेशन में। आज बहुत दिनों के बाद में मुलाकात हो रही है आप लोगों से और आज से आपकी क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। और जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है आपकी, जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं आ जाती, तब तक हम ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है सब आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और जहां से हर बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो टॉपिक है आज का हमारा, वो टॉपिक है वॉइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वॉइस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखिए, वॉइस चैप्टर कई तरीके से आपने पढ़ा भी होगा और शुरू से अभी तक भी कई बार पढ़ा होगा, हर क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन आज जो आप वॉइस सीखने वाले हैं, देखो आपके एग्जाम में क्या करना होता है, आपका एग्जाम वनडे एग्जाम होता है और वहाँ इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। भाई अभी तक हाई स्कूल इंटर में आप कैसे पढ़ते थे कि यहाँ पे वॉइस चेंज करने के लिए आता था, लेकिन आपके एग्जाम में जो है वॉइस केवल पहचानने के लिए पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? केवल पहचानने के लिए पूछा जाता है कि बताइए, मान लो 4 ऑप्शन दिए होंगे और इसमें कह दिया जाएगा कौन सा एक्टिव वॉइस है या कौन सा पैसिव वॉइस है, या तो फिर कोई एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि बताइए इसका एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो आपको पेन नहीं उठाना है, वो मैं आज आपको ऐसी पहचान बताने जा रहा हूँ या 5 सेकंड के अंदर वॉइस का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले आइए देखते हैं मतलब किन पॉइंट्स पे आपको काम करना है। तो सबसे पहले आप वॉइस समझ लीजिए क्या होता है। वॉइस क्या होता है तो सबको पता है, वॉइस होते हैं आपके 2 प्रकार। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है? अब हम लोग समझते हैं कि पैसिव वॉइस में बाई लगा होता है किसी के द्वारा। तो आज मैं आपको ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूं जिससे आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, एक्टिव क्या जरूरत थी कि हमें एक्टिव भी लाते, एक्टिव भी पढ़ना पड़ रहा है और पैसिव भी पढ़ना पड़ रहा है। क्या इनकी जरूरत पड़ी, इन दोनों की क्या जरूरत पड़ी कि इस ग्रामर में कि हमें एक्टिव भी बनाना है सेंटेंस और पैसिव भी बनाना है? तो आइए आज हम इनका इतिहास जानते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कोई भी सब्जेक्ट, भाई सेंटेंस कोई भी हो उसमें आपको सब्जेक्ट जरूर दिखेगा, सब्जेक्ट दिखेगा। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट आपका 2 तरीके का हो सकता है। पूरी दुनिया में 2 ही तरीके का सब्जेक्ट हो सकता है, या तो सब्जेक्ट सजीव हो सकता है, सजीव, या तो फिर सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, या तो फिर निर्जीव हो सकता है। आप इंग्लिश में बोलेंगे तो लिविंग हो सकता है, या तो फिर नॉन लिविंग हो सकता है। लिविंग हो सकता है या फिर नॉन लिविंग हो सकता है। देखिए, वॉइस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? कोई भी सेंटेंस लिखा होगा उसमें सब्जेक्ट जरूर होगा और सब्जेक्ट पूरी दुनिया में 2 ही तरीके के होते हैं, या तो कोई सब्जेक्ट सजीव हो सकता है या तो कोई सब्जेक्ट निर्जीव हो सकता है। समझ गए इतनी बात को? अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि अगर कोई सब्जेक्ट सजीव है, देखो यही पहचानना, अगर आप ये पॉइंट पकड़ लेते हैं तो कभी भी एक्टिव पैसिव गलत हो ही नहीं सकता आपका एग्जाम में। देखो, अगर कोई सब्जेक्ट सजीव है तो उसको भैया आप एक्टिव वॉइस में भी बना सकते हैं सेंटेंस और उसको पैसिव वॉइस में भी बनाया जा सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर सब्जेक्ट सजीव है तो वो सेंटेंस एक्टिव में भी बनता है और वही सेंटेंस पैसिव में भी बन सकता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट कैसा है, अगर सब्जेक्ट है आपका निर्जीव, अगर निर्जीव सब्जेक्ट है तो केवल और केवल, यहाँ पे लिख लेंगे ओनली पैसिव। तो केवल क्या होता है? केवल पैसिव संभव है। समझ गए बात को? तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी एक्टिव और पैसिव की। क्यों भाई? अभी मान लो दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में सेंटेंस हैं, तो अगर मान लो आप वॉइस ना पढ़ते तो केवल एक ही तरीके का आप बना सकते थे। भाई अगर सजीव होता तो आसानी से बना सकते एक्टिव, लेकिन अगर निर्जीव सब्जेक्ट आ जाए तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा? हमेशा पैसिव में बनेगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर सब्जेक्ट सजीव तो एक्टिव और पैसिव दोनों बन सकता है। अगर सब्जेक्ट निर्जीव तो उसका कभी एक्टिव बन ही नहीं सकता है। ठीक है, उसका कभी एक्टिव बन ही नहीं सकता है। हमेशा क्या बनेगा उसका? केवल और केवल पैसिव बनता है। बस इसीलिए हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि सजीव सब्जेक्ट में एक्टिव पैसिव दोनों पॉसिबल हैं। अगर निर्जीव सब्जेक्ट है तो ओनली पैसिव बनेगा, इसको आप एक्टिव में नहीं बना सकते। इतनी बात आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर हम आगे अभी कुछ और
मेन पॉइंट्स देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। तो आइए अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि मान लो पहले हम हिंदी का सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमने एक हिंदी का सेंटेंस लिया है यहाँ पे कि मोहन किताब पढ़ रहा है। मोहन किताब पढ़ रहा है। देखो रटना नहीं है, आपको चीजों को समझना है। और अगर आप बिल्कुल किसी चीज को जीरो से समझ लेते हैं कि ये क्यों बना, कैसे ये होता है, क्या इसकी जरूरत पड़ती है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे है कि मोहन किताब पढ़ रहा है। अब आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखो इसको तो बहुत इजी है ट्रांसलेट करना। देखो जैसे कि हमने लिया, इसका क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा, मोहन इज रीडिंग अ बुक। ये आपका इसका ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, अब यहाँ पे इसको हमने बहुत आसानी से इजीली ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है भैया, इसमें सब्जेक्ट है आपका मोहन। और मोहन कैसा सब्जेक्ट होता है, सजीव होता है, निर्जीव होता है, सबको पता है सजीव। तो जब सब्जेक्ट सजीव है तो एक्टिव बनेगा, समझ गए बात को। अब देखो मोहन इज रीडिंग अ बुक, हमने बहुत आसानी से इसको चेंज कर दिया, इसका हमने ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन ये सजीव है तो हमने एक्टिव में बना दिया। ये किसमें बना है, ये बना है आपका एक्टिव में। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम इसको पैसिव में भी बना सकते हैं। तो अब देखो सब्जेक्ट सजीव था, बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन अब दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं। अगर हम ये कह दें कि किताब बिक रही है, अगर हम ये कह दें किताब बिक रही है, किताब बिक रही है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका किताब बिक रही है। अब बहुत लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि इसका ट्रांसलेशन जो होगा ये होगा द बुक इज सेलिंग, द बुक इज सेलिंग। ये अगर ये आपके दिमाग में आ रहा है तो ये फिर बिल्कुल गलत है आपका आंसर, ठीक है। द बुक इज सेलिंग। अब यहाँ पे देखो हमने क्या बताया, सब्जेक्ट पहचानना है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका निर्जीव। यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पे है निर्जीव। किताब भाई क्या होती है, निर्जीव होती है। और जब सब्जेक्ट निर्जीव है तो भैया एक्टिव बन ही नहीं सकता है। क्या बताया गया था कि जब सब्जेक्ट निर्जीव है तो केवल पैसिव ही बनेगा, एक्टिव कभी बन ही नहीं सकता है। तो जब यहाँ पे पैसिव, अब निर्जीव है तो ये एक्टिव वाला गलत हो जाएगा। इसका क्या बनेगा, इसका ये बनेगा सही पैसिव वॉइस में, द बुक इज। और पैसिव जब बनाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या लगा देते हैं, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, द बुक इज बीइंग सोल्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किताब बिक रही है। और ये सेंटेंस जो है हमारा किसमें बन जाएगा, ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा पैसिव वॉइस में, क्योंकि सब्जेक्ट ये कैसा है, सब्जेक्ट है निर्जीव। अब ये किताब बिक रही है, ये सेंटेंस कभी एक्टिव में बन ही नहीं सकता है। अच्छा, बहुत लोग ऐसे पहचानते हैं कि सेंटेंस में जब बाई लिया होता है तब वो पैसिव वॉइस होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटेंस में बाई हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तब देखो बाई होगा, अगर बाई दिया है तब तो वो सेंटेंस पैसिव में होगा ही होगा। लेकिन अगर बाई नहीं दिया है तब भी वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो सकता है। तो ये बिल्कुल कसम ना खाओ कि बाई दिया हो तभी पैसिव होगा। समझ गए इतनी बात को। सब्जेक्ट सजीव तो एक्टिव पैसिव दोनों में बन सकता सेंटेंस। लेकिन अगर सब्जेक्ट निर्जीव है तो कभी भी एक्टिव वॉइस में नहीं बनेगा, वो हमेशा किसमें बनेगा, पैसिव वॉइस में बनेगा। अब देखो कैसे, किताब बिक रही है। अच्छा भाई ये बताओ कि किताब अपने आप बिक जाएगी, इसमें बाई लिखा तो नहीं है, बाई इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन इसमें बाई का मीनिंग छिपा हो, तो किताब अपने आप बिक जाएगी, अपने आप थोड़ी बिक जाएगी, किसी के द्वारा बेची जाएगी। इसीलिए ऐसा होता है, ये पैसिव वॉइस में होता है। अब कोई भी निर्जीव सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कह दें कि आम बिक रहे हैं, आम अपने आप थोड़ी बिक जाएंगे, किसी के द्वारा बेचे जाएंगे, पैसिव वॉइस में बनेगा। जैसे कहें कि अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है एक्टिव में बनेगा कि पैसिव में बनेगा। अंग्रेजी है आपका निर्जीव, और जब अंग्रेजी निर्जीव है तो ये किसमें बनेगा, पैसिव वॉइस में। और अंग्रेजी भैया अपने आप को पढ़ नहीं जाएगी, कोई टीचर पढ़ाएगा, किसी के द्वारा पढ़ाई जाएगी, तो इसमें बाई का मीनिंग छिपा रहेगा। समझ गए इतनी बात? उम्मीद है ये इतनी बात समझ गए होंगे। आप ये नोट कर लेंगे, फिर हम आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स बताते हैं।
अभी आपने देखा कि एक्टिव पैसिव की जरूरत क्यों पड़ी, कहाँ पे एक्टिव पैसिव का यूज कर सकते हैं। अब आपको देखो ये तो आप समझ गए कि बाई दिया हो चाहे ना दिया हो एक्टिव पैसिव हो सकता है। बाई दिया हो तब तो पैसिव होगा ही होगा, अगर बाई नहीं दिया है तब भी पैसिव हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। इन्हीं पॉइंट से आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो अब आपको एग्जाम में कैसे करना है वो चीज आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है, कि आपको एग्जाम में कैसे करना है पैसिव, ठीक है। तो पहचानने का तरीका बता रहे हैं और इस तरीके से आप 5 सेकंड के अंदर आंसर कर देंगे। देखिए कैसे। तो मेन पॉइंट्स आपको क्या ध्यान रखना है। देखो पहले तो आप पढ़ते हैं, अब सबको पता है कि 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। कितने टेंस का बनता है? 8 टेंस का बनता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहे थे सर आप, ये पैसिव वॉइस के पॉइंट हैं, ये आपको एक्टिव नहीं ढूंढने हैं। ये चीज आपको पैसिव में मैच करना है कि ये मिल रही है ऑप्शन में या नहीं मिल रही, ठीक है। तो अगर मान लो पहला हम देखते हैं इंडेफिनिट, क्या देखते हैं, पहला हम देखते हैं यहाँ पे इंडेफिनिट, ठीक है। यानी कि अगर कोई सेंटेंस इंडेफिनिट का है, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस इंडेफिनिट का है और आपको बनाना है उसका पैसिव, तो आपको जब उसका पैसिव बनाना है तो उसमें करना क्या होगा, उसमें कुछ नहीं, एक चीज ध्यान रखेंगे, एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि अब देखो इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस होगा तो वहां पे आपको ध्यान क्या रखना है कि इज, एम या फिर आर, ठीक है, इज, एम या आर, और या तो फिर was या वर। ये इतने पॉइंट ध्यान रखना, was या वर। इनके बाद में अगर इनके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए, अगर इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो सेंटेंस कैसा माना जाएगा, वो सेंटेंस माना जाएगा पैसिव वॉइस। ये बिल्कुल कसम खा लो कि अगर इज, एम, आर, वाज और वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो वो सेंटेंस इंडेफिनिट का पैसिव माना जाएगा, चाहे बाई दिया हो चाहे बाई ना दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए इतनी बात को, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि जो was वर है, कि जो was वर है ये कब आप लगाएंगे, ये लगाएंगे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जब क्या होगा, सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, यहाँ पे आएगा सर पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। was वर कब आपको ढूंढना है, अगर सेंटेंस कैसा है, अगर सेंटेंस पास्ट का है तो was वर के बाद में थर्ड फॉर्म ढूंढनी है, और अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है, अगर सेंटेंस कैसा है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और पैसिव वॉइस आपको ऑप्शन में ढूंढना है तो इज, एम, आर के बाद थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो was वर के बाद में थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे। अब यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि बाई दिया है, बाई होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी होगा बाई तब भी कोई दिक्कत नहीं। समझ गए बात को। अच्छा उसके बाद में फिर आपको ध्यान क्या रखना है, फ्यूचर वाला इसमें ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अगर मान लो फ्यूचर का सेंटेंस, अगर कैसा सेंटेंस हो, अगर फ्यूचर का हो तो कुछ नहीं करना है आपको। फ्यूचर में क्या ढूंढना है, फ्यूचर में बस ढूंढो विल या शैल, क्या ढूंढेंगे, विल या शैल प्लस बी ढूंढ लो और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा है तो वो सेंटेंस फ्यूचर का इंडेफिनिट पैसिव वॉइस माना जाएगा। समझ गए बात को। तो इंडेफिनिट समझ गया कि इंडेफिनिट में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होगा तो इसे मार के बाद थर्ड फॉर्म नहीं होगी। अगर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होगा तो was वन के बाद थर्ड फॉर्म नहीं होगी। अगर फ्यूचर का होगा तो विल या शैल प्लस बी और थर्ड फॉर्म। देखो बाई कसम मत खाओ, बाई लगा हो चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। समझ गए बात को। तो इंडेफिनिट आप समझ गए, इसको नोट कर लेंगे फिर हम आगे बात करते हैं। अभी आपने देखा इंडेफिनिट का, अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। देखो अगर आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल सेकंडों में आप आंसर करेंगे एग्जाम में। कॉन्टिन्यूअस में क्या करना है आपको, कॉन्टिन्यूअस में आपको करना क्या है कि इज, एम, आर ढूंढना है। अगर कॉन्टिन्यूअस का है इज, एम, आर ढूंढना है या फिर was या वर ढूंढना है, ठीक है।
बस अब ये तो आपको पता ही, अभी हमने जस्ट बताया कि इज एम आर किसमें भाई, अगर प्रेजेंट का है भाई, अगर प्रेजेंट का है तो इज एम आर ढूंढो, अगर पास्ट का है तो क्या ढूंढना है, वाज वर ढूंढना है। बस तो इज एम आर वाज और वर के बाद में, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, इनके बाद में बीइंग लगा होगा, बीइंग लगा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंडेफिनिट में क्या होता था, इंडेफिनिट में इज एम आर वाज वर में तुरंत बाद में थर्ड फॉर्म होती थी। अगर आप कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो इज एम आर वाज वर के बाद में बीइंग लग जाएगा और फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगी। बाई चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझ गए इतनी बात को? अब यहाँ पे फ्यूचर का के देखो क्या है, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमने बताया, पास्ट कंटीन्यूअस बताया, अब फ्यूचर कंटीन्यूअस का आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते, ठीक है। तो ये आपका इंडेफिनिट का था, ये आपका स्ट्रक्चर किसका हो गया, कंटीन्यूअस का हो गया, और इस स्ट्रक्चर को नोट कर लेंगे, फिर परफेक्ट का बताएंगे। चलिए कंटीन्यूअस का हो गया, और हम लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं परफेक्ट का। ये जब परफेक्ट टेंस होगा तब आप कैसे उसको बनाएंगे, परफेक्ट टेंस होगा तो परफेक्ट में देखो भाई, परफेक्ट में अब आप देखो सबको पता है प्रेजेंट का परफेक्ट होता है, इसका परफेक्ट होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट होता है, पास्ट का परफेक्ट होता है और फ्यूचर का परफेक्ट होता है। तीन हो सकते हैं, फ्यूचर का परफेक्ट होता है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जब प्रेजेंट का परफेक्ट हो तब पैसिव वॉइस कैसे देखना है, जब पास्ट का हो तब पैसिव वॉइस कैसे देखना। तो देखो प्रेजेंट का होगा भैया, तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, ऑप्शन जहां पे ऐसा होगा हैज हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो समझ लेना वो इसका पैसिव वॉइस बना हुआ है, इसका प्रेजेंट परफेक्ट का। बाई हमने बताया, कसम ना खाओ कि बाई हो कभी पैसिव वॉइस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। हैज हैड बीन होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगर भैया पास्ट परफेक्ट का होगा आपका पैसिव वॉइस, तो वहां पे सबको पता है, आपको हैड दिखेगा, बीन मिल जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म मिल जाएगी, थर्ड फॉर्म मिल जाएगी, इसमें ऐसा होगा। फ्यूचर का अगर है तो फ्यूचर का देखो क्या करना है आपको, विल, फ्यूचर का क्या कर देना है, विल या शैल, क्या आ जाएगा यहाँ पे, विल या शैल प्लस हैव लग जाएगा, बीन लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। समझ रहे हैं इतनी बात को? अभी इंडेफिनिट का आपने देखा कैसे स्ट्रक्चर बना होगा, कंटीन्यूअस में क्या ध्यान रखना है और परफेक्ट में क्या ध्यान रखना है। परफेक्ट में ये तीन स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट में ये होगा, पास्ट में ये होगा, फ्यूचर में ऐसा होगा। चाहे बाई दिया हो चाहे ना दिया हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और फिर एक कॉन्सेप्ट और बचा है, उसके बाद में हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। कभी-कभी मॉडल वर्ब्स आ जाती है, मॉडल वर्ब्स आ जाती है, जैसे अगर किसी सेंटेंस में कैन आ जाए, अगला कॉन्सेप्ट है ये, अगर किसी सेंटेंस में कैन आ जाए या फिर कहीं पे कुड आ जाए, कैन आ जाए, कुड आ जाए, मे आ जाए या फिर माइट आ जाए, कैन, कुड, मे, माइट, शुड आ जाए, वुड आ जाए, तो इसमें क्या करना है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, अगर इनमें से कोई भी आपको वर्ड मॉडल वर्ब दिखे एक्टिव वॉइस में और आपसे पूछ दे उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, बस कुछ नहीं बोलना है, इनके बाद में बी लगा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इनके बाद में बी लगा होगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और ऐसा जिस ऑप्शन में मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो जितने हमने आपको पॉइंट बताए वो पॉइंट ध्यान रखने हैं, इंडेफिनिट का, कॉन्टिन्यूअस का और परफेक्ट का और ये मॉडल वाला, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। फिर अभी हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जिनका आपको आंसर करना है। उम्मीद है आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, और अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं और उन क्वेश्चंस में जो मैं पूछूंगा वो आपको बताना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखो, इतने से आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको 95% ये यहाँ से आपकी जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं, यहाँ से 95% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कितने परसेंट? 95% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और एक्टिव पैसिव आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में। तो हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, आई नो नथिंग
आई नो नथिंग अबाउट यू, आई नो नथिंग अबाउट यू। अब ये पहला सेंटेंस दिया है हमारे पास। दूसरा सेंटेंस है फ्रेंच इज नॉट टॉट इन माय कॉलेज। दूसरा सेंटेंस क्या है? फ्रेंच इज नॉट टॉट इन माय कॉलेज। दूसरा सेंटेंस देखो एग्जाम में कैसे पूछा है, इन माय कॉलेज। फिर उसके बाद में है अगला सेंटेंस है आपका he was knocked down by a car, he was knocked down by a car, he was knocked down by a car। और लास्ट आपका सेंटेंस है he will be punished in the school, he will be punished in the school, in the school, he will be punished in the school। अभी चार आपके पास ऑप्शन हैं और इन चार ऑप्शनों में आपको बताना क्या है कि इन चार ऑप्शंस में बताना ये है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है आपका और कौन सा पैसिव वॉइस में। चलिए अब आप देखो हमने आपको क्या पहचानने का तरीका क्या बताया। देखो पहले वाले सेंटेंस में क्या है, पहला सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में, तो आपको पता होना चाहिए। देखो सब्जेक्ट भाई क्या मिला हमें, सब्जेक्ट मिला, ठीक है, सब्जेक्ट मिला और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, नो न्यू नोन होता है, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये सेंटेंस कैसा है हमारा, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसा है, एक्टिव का। पैसिव में आपको ध्यान ये भी रखना कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमेशा और कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है। ये चीज ध्यान रखना है कि कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी, कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके साथ में थर्ड फॉर्म होगी। समझ गए बात को, यहाँ पे लिख देते हैं कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके बाद में अकेले थर्ड फॉर्म कभी नहीं होगी पैसिव वॉइस में, जब भी होगी हेल्पिंग वर्ब के साथ में होगी। तो पहली बात तो पहले सेंटेंस में क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म है तो ये सेंटेंस किसमें होगा, हमेशा एक्टिव में होगा, ये पैसिव में हो ही नहीं सकता। समझ गए बात को। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, दूसरा वाला जो यहाँ पे है फ्रेंच इज नॉट टॉट इन माय कॉलेज। दूसरा सेंटेंस देखो एक्टिव में है या पैसिव में। अब फ्रेंच अभी हमने देखो पहचान बताई थी, इज है, इज है और इज के साथ में क्या आता है, इज के साथ में आती है आईएनजी फॉर्म, लेकिन वो एक्टिव वॉइस में आती है। किसमें आती है, इसके साथ आईएनजी फॉर्म, एक्टिव वॉइस में। और अभी हमने आपको इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर बताया था कि अगर इज के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो आगे थर्ड फॉर्म मिल रही है, और अगर इज के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो सेंटेंस कैसा माना जाएगा, वो सेंटेंस माना जाएगा पैसिव वॉइस में। किसमें माना जाएगा, पैसिव वॉइस में। यानी कि जो फ्रेंच वाला सेंटेंस है किसमें बना है, ये पैसिव वॉइस में बना है। बाई नहीं दिया है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने क्या बताया था आपको, बाई दिया हो चाहे ना दिया हो। समझ गए आपको। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस देखो आगे भी तो आपको साफ साफ दिख रहा है बाई, तो जब भैया बाई है तो आप खुद ही जानते हैं बाई है तो सेंटेंस कैसा होगा, वो पैसिव वॉइस का होगा। आइए रूल भी ला लेते हैं। देखिए यहाँ पे वाज है, हमने बताया था वाज के बाद थर्ड फॉर्म होगी तो पैसिव वॉइस होगा। बाई भी लगा है तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो गया। फिर ही विल बी पनिश्ड इन द स्कूल। अब ये बताओ एक्टिव में है कि पैसिव में है, तो अभी हमने क्या बताया था, विल बी शैल बी आ जाए और थर्ड फॉर्म आ जाए उसके बाद में, तो वो सेंटेंस कैसा माना जाएगा, वो सेंटेंस माना जाएगा आपका पैसिव वॉइस का। चाहे बाई दिया हो चाहे बाई ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए इतनी बात, एक्टिव पैसिव कैसे आपको एग्जाम में पहचानना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेंगे, फिर हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और क्वेश्चन है ये आपको यहाँ से पूछा क्या गया है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है कि दे, इसका पैसिव वॉइस पूछा गया है। क्वेश्चन दिया है दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क, ये क्वेश्चन है आपका। और इसका देखो एक चीज ध्यान रखना है आपको कि अगर क्वेश्चन एक्टिव में होता है तो उसका पैसिव वॉइस पूछा जाता है, और अगर क्वेश्चन पैसिव वॉइस में लिखा गया है तो उसका एक्टिव वॉइस पूछा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके ऑप्शन लिखते हैं। अब ऑप्शन देख के आपको तुरंत आंसर मन में आ जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है देयर वर्क हैड बीन डन बाय देम, पहला ऑप्शन है
देयर वर्क had been done by him। सही ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है कि इसका पैसिव कौन सा होगा। दूसरा यहाँ पे आपका ऑप्शन है देयर वर्क इज बीइंग डन बाय हिम। दूसरा ऑप्शन है देयर वर्क इज बीइंग डन बाय हिम। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद में अगला है सी ऑप्शन है आपका देयर वर्क हैज बीन डन बाय देम। और लास्ट ऑप्शन है आपका देयर वर्क have been done by him। ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन हैं और ये क्वेश्चन है आपके पास में दे हैव डन देयर वर्क, और इसका आपको बताना है क्या, इसका बताना है आपको पैसिव वॉइस। तो हमने क्या बताया था, देखो ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का है। किसका है ये, प्रेजेंट परफेक्ट का। और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस किसमें बनेगा, अभी हमने आपको क्या बता रखा है कि हैज या हैव दिया होगा प्लस बीन दिया होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी, बस ये ढूंढना है। तो जिसमें ऐसा होगा भाई हैज हैव दिया है परफेक्ट का है और प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हैज या हैव होगा, बीन दिया होगा, थर्ड फॉर्म दी होगी। तो पहले वाले में देखो हैज है, बीन नहीं है, हैड बीन है। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि टेंस बदल जाएगा, तो आपको ध्यान ये रखना है कि भैया वॉइस में कभी टेंस नहीं बदलता है। जो भी चीजें बदलती हैं नरेशन में बदलती हैं, जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो टेंस वॉइस में नहीं बदलता है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता तो हैज हैव का हैड हो जाता, ठीक है। दूसरा देखो क्या, दूसरे में इज दिया है, जबकि होना क्या चाहिए, हैज या हैव बीन होना चाहिए। अब यहाँ पे बीन भी नहीं है, क्या है, बीन है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखो यहाँ पे क्या, देयर वर्क हैज बीन थर्ड फॉर्म, इसमें तो दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है हैव बीन थर्ड फॉर्म। अब आपको देखना ये है कि हैज या हैव में से कौन सा आएगा, बाकी तो सब सही दिया है। तो अब भैया देखो यहाँ पे करना क्या है, जब यहाँ पे दे था, दे प्लूरल होता है, जब यहाँ पे दे था, दे के अनुसार हमने क्या लगाया था, यहाँ पे हैव लगाया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या प्लूरल है, अब यहाँ पे प्लूरल नहीं है, अब यहाँ पे है देयर वर्क और उनका काम एक ही है, ठीक है। क्या है, सिंगुलर है यहाँ पे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भैया हैव नहीं आएगा, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैज बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर वर्क हैज बीन डन बाय देम। समझ गए इतनी बात को। देखो यहाँ पे हमने आपको बताया इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे सेकेंडों में आंसर करना है। समझ गए बात को। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का था हैज हैव, तो पैसिव वॉइस कैसा ढूंढना था, हमें हैज हैव बीन ढूंढना था और वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी थी, जो कि आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। समझ गए इतनी बात को, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ही इज कॉलिंग मी, ही इज कॉलिंग मी, और इसका आपको बताना है पैसिव वॉइस। क्या बनाना है इसका, पैसिव वॉइस बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, देखो ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पे आई एम कॉल्ड बाय हिम, पहला ऑप्शन है आई एम कॉल्ड बाय हिम, फर्स्ट ऑप्शन ये दिया है आपका आई एम कॉल्ड बाय हिम। और दूसरा है ऑप्शन आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हिम, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे बी ऑप्शन आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हिम। देखो बाय से कोई मतलब नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बस आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ध्यान रखनी है। और सी जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे सी ऑप्शन है आई वाज बीइंग कॉल्ड बाय हिम, सी ऑप्शन है। और डी ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है आई वाज कॉल्ड बाय हिम, आई वाज कॉल्ड
बाई हिम। अब आपके दिमाग में यहाँ पे आ जाना चाहिए कि इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। क्वेश्चन क्या है, ही इज कॉलिंग। तो आपको समझना क्या है, देखो भैया किसमें है, ही इज कॉलिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपको ढूंढना क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपको ढूंढना है इज एम आर। इज एम आर तो लगा होगा, ठीक है, और उसके बाद में पैसिव वॉइस जब आप बनाओगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, तो इज एम आर के बाद में बीइंग ढूंढना है और थर्ड फॉर्म। तो जिसमें इज एम आर बीइंग होगा और थर्ड फॉर्म होगी वही आंसर हो जाएगा। अब देखो पहले में देखो आई तो सब में कॉमन है, तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आई के साथ एम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इज एम आर में से एम भी मिल गया। लेकिन क्या बीइंग लगा है, बीइंग नहीं लगा। अब एम के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म किस में आती है, इंडेफिनिट में। लेकिन जब कंटीन्यूअस होता है तो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे बीइंग नहीं है इसलिए गलत हो गया, बीइंग होता तो सही हो सकता था। दूसरा है, अब देखो इसमें बीइंग भी है, इज एम आर में से एम दिया है, बीइंग भी दिया है, थर्ड फॉर्म भी दिया है, ये आंसर हो सकता है। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे कॉज दिया है, तो कॉज है, बीइंग है और थर्ड फॉर्म। ये आंसर तब होता जब यहाँ पे कॉज वर्ब होता। अगर ये पास्ट कंटीन्यूअस का क्वेश्चन होता तो ये कॉज वाला आंसर हो सकता था। हमने बताया टेंस नहीं बदलना, प्रेजेंट का है तो आंसर भी प्रेजेंट का होगा। पास्ट का कब होता है, जब डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ते, एक्टिव पैसिव नहीं होता। तो पास्ट वाले तो ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे क्योंकि प्रेजेंट में दिया है। पहला ऑप्शन गलत ही हो गया था। कौन सा आपका ऑप्शन बचा, केवल बी ऑप्शन बचा है। क्या हो जाएगा, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हिम। समझ गए। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंडों से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, बहुत ज्यादा 5 से 6 सेकंड लगना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। बस समझना है काम किस पे करना है, काम करना है आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे, ठीक है। तो हमने आपको पहचानने का तरीका बता दिया है कि एग्जाम में आपको कैसे पैसिव वॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और आगे हम वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं आपके लिए केवल पैसिव वॉइस के, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हम यहाँ पे करवाएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में हर सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।